हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद द idioms एंड phrases. तो ये हमारा फर्स्ट idiom है. ओके, सो द फर्स्ट idiom इज अ ब्लैक शीप. ब्लैक शीप मतलब, अब आपको ये पता रहना चाहिए कि हर एक idiom का जो वर्ड रहता है, एक फ्रेज एक idiom होता है. अगर वर्ड है तो ऐसा नहीं कि आपने तुरंत उसको जैसे का वैसा हिंदी में ट्रांसलेट करा और मीनिंग फाइंड करने की कोशिश की. ठीक है, तो मोस्टली हम लिंक लगा सकते हैं, बट वैसा का वैसा सेम हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते, मीनिंग नहीं निकाल सकते उसका. सो अ ब्लैक शीप मीन्स अ पर्सन फ्रॉम द ग्रुप और फैमिली दैट ब्रिंग्स एम्बैरेसमेंट टू द रेस्ट ऑफ द पीपल. ठीक है, तो बाकियों को थोड़ा एम्बैरेसमेंट देता है ऐसा कोई पर्सन, उसको हम ब्लैक शीप बोलते हैं. ठीक है, हो सकता है वो एक ट्रेटर हो, ठीक है, धोखा दिया हो, राइट. सो वैसा कोई पर्सन जो सबके सामने एम्बैरेसमेंट लाता है इज नोन एज अ ब्लैक शीप. अब वहां एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको छोटा सा. द प्लान वॉज गुड बट देयर वर सम ब्लैक शीप दैट रूइंड एवरीथिंग. प्लान अच्छा था लेकिन कुछ लोगों के वजह से क्या हो गया, सब बिगड़ गया. तो वो कुछ लोगों ने क्या लाया, एम्बैरेसमेंट लाया, राइट. हो सकता है उन लोगों ने, दे वर ट्रेटर्स, उन्होंने धोखा दिया है, ठीक है, या उन्होंने कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से एम्बैरेसमेंट रेस्ट ऑफ द पीपल को सहन करना पड़ा. सो दैट पर्सन विल बी नोन एज अ ब्लैक शीप. ओके, क्लियर है, राइट. सो idioms आर वेरी फन, तो उस तरीके से हम देखेंगे. एट द हेल्म. ओके, सो द नेक्स्ट idiom इज एट द हेल्म. मीनिंग है इन चार्ज ऑफ, या तो कंट्रोल समथिंग. अगर मैं बोलती हूँ इफ समथिंग इज एट माई हेल्म, मतलब इट इज इन कंट्रोल ऑफ मी, राइट. सो एग्जाम्पल क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड मेकिंग प्रॉफिट्स अगेन विद द न्यू CEO एट द हेल्म. तो जैसे ही न्यू CEO आया, जैसे ही कंट्रोल कहाँ गया, न्यू CEO के पास गया, वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, प्रॉफिट्स बनाना शुरू किया. मेक सेंस, करेक्ट. सो दिस इज द सेकेंड idiom. ठीक है, क्लियर है, एकदम इजी है. ट्राई टू रिमेंबर द मीनिंग्स एट द हेल्म. अब बहुत सारे वर्ड जैसे हेल्म है, काफी लोगों को शायद क्लिक ना हो इसका मतलब क्या है, राइट. इसीलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है. ओके, तो इट मीन्स इन चार्ज ऑफ समथिंग, इन कंट्रोल ऑफ समथिंग. ओके, टू कंट्रोल समथिंग मतलब एट द हेल्म. नेक्स्ट हमारा idiom है बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. ओके, अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अब हर एक वर्ड के मीनिंग अलग है ना, लेकिन टोटल अगर एक साथ ये वर्ड्स को प्लेस किया तो उसका मीनिंग क्या होता है, समथिंग अनयूजुअल दैट हैपेंस सडनली. बोल्ट फ्रॉम द ब्लू मतलब एकदम से अचानक से कुछ हो जाना, राइट. एक्सपेक्टेड नहीं, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो जाना. ओके, अब हम देखते हैं सेंटेंस उसका. द डेथ ऑफ द साइंटिस्ट केम इन लाइक अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. अब डेथ ऑफ द साइंटिस्ट, वेरी एन इम्पॉर्टेंट पर्सन, राइट. तो कोई इम्पॉर्टेंट पर्सन है या कुछ चीज हो रही है और एकदम से अचानक से कुछ उल्टा हो जाए, राइट, कुछ अफेक्ट कर जाए, तो उसको बोलेंगे अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू. नेक्स्ट हमारा idiom है अ क्लीन स्लेट. सबको पता है क्लीन स्लेट, राइट. स्लेट तो सबको पता है क्या होता है. तो स्लेट हम बचपन में होता था हमारे पास, है ना. तो क्लीन स्लेट मतलब आप कुछ भी उस पर लिख सकते हो, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हो, whatever comes to your mind, right. So वैसे ही a clean slate का मतलब क्या होता है कि जो भी पहले का कुछ होगा वो सब इरेज कर दो and you start afresh. कुछ तो भी नया शुरू करना, leaving the past in the past. ठीक है, तो वो सब वापस नहीं लाना, that means a clean slate. Now meaning देखो, a situation where you have a fresh beginning, not considering what happened in the past at all. तो कुछ भी कंसिडर नहीं करना है पास्ट में जो हुआ है. क्लीन स्लेट है, ट्रीट दैट थिंग दैट पर्सन एज अ फ्रेश बिगिनर. ठीक है, तो उसको फ्रेशर और बिगिनर, तो उसको हम बोलेंगे अ क्लीन स्लेट. एग्जाम्पल देख लेते हैं. When I first came in for the job, I was a clean slate and ready to learn whatever comes in. तो जब मैंने जॉब स्टार्ट किया, I was a clean slate. ठीक है, तो कुछ भी नहीं आता था, कुछ भी मुझे नहीं पता था. क्लीन स्लेट ऑल्सो यहाँ पे हम मीनिंग निकाल सकते हैं कि आई वॉज अवे फ्रॉम ऑल द पॉलिटिक्स दैट हैपेंड. ठीक है, जो भी दैट हैपेंस इन द ऑफिस, या जो भी कुछ ऐसे
करप्शन बोलो या कुछ गलत चीज जो हो रहा है वर्क प्लेस पे, उससे मैं बहुत दूर था, ठीक है। एंड आई वॉज रेडी टू लर्न, आई वॉज अ क्लीन स्लेट, आई वॉज फोकस्ड, ठीक है। सो दैट मीन्स अ क्लीन स्लेट। अ हार्ड नट टू क्रैक, मतलब डिफिकल्ट होता है, हार्ड नट टू क्रैक, कुछ ऐसा नट है जो बहुत हार्ड है, राइट, टू क्रैक, फोड़ना उसको, राइट। तो वैसे ही इसका मीनिंग, द ईडियम ऑल्सो मीन्स व्हाट, अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम और सिचुएशन टू सॉल्व और डील विथ। तो कोई डिफिकल्ट प्रॉब्लम या सिचुएशन है जिससे हम डील नहीं कर पा रहे हैं, राइट, दैट मीन्स अ हार्ड नट टू क्रैक। द क्रिमिनल वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक बट वी फाइनली गॉट द ट्रूथ आउट ऑफ हिम। उससे ट्रुथ निकलवाना बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन हमने फाइनली क्या किया, वी गॉट द ट्रुथ। तो वो क्रिमिनल इजीली ब्रेक नहीं हो सकता था, हमको बहुत इजीली उससे ट्रुथ मिला क्या, नहीं मिला। सो ही वॉज अ हार्ड नट टू क्रैक। समझ में आ रहा है कैसे हम ईडियम्स यूज कर रहे हैं सेंटेंस में। तो आपको कहीं पे भी ये ईडियम्स आए, आरसीज हो गया या आपको अलग से आ गया ईडियम सपोज क्वेश्चन में, तो आपको पता रहना चाहिए कि उसका मतलब क्या है, करेक्ट। तो मोस्टली तो सेंटेंस से हमें समझ आ जाता है कि वो ईडियम का मतलब क्या हो सकता है, वी कुड गेस, लेकिन अलग से आ गया तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू, अ बिट डिफिकल्ट कि उसका मतलब क्या हो। लेकिन एक बार आप गो थ्रू हो जाओ सब ईडियम से तो आपको थोड़ा इजी जाएगा, है ना। नेक्स्ट देखते हैं बॉटम लाइन। सो द बॉटम लाइन इज, हमने बहुत बार सुना है, बहुत सारे स्पीचेस में टीचर्स हमको बोलते रहते हैं, कोई भी कहीं पे भी हम लेक्चर में जाए, किसी के प्रवचन में जाए तो लास्ट में क्या बोलते हैं, द बॉटम लाइन इज, मतलब टोटल समरी क्या है, उसका मीनिंग देखते हैं, द फाइनल आउटकम। तो जितना भी 1 2 3 घंटे में आपने सुना, लेकिन उसका बॉटम लाइन क्या है, फाइनल आउटकम क्या है, व्हाट इज द समरी ऑफ व्हाट एवर इज सेड टू यू, वो होता है बॉटम लाइन, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखते हैं, शेयर होल्डर्स, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज ऑल रिलाई ऑन द बॉटम लाइन नंबर्स आफ्टर ईच अकाउंटिंग पीरियड to assess the effectiveness of the company's marketplace strategies and internal management। तो ओवरऑल सब किस पे डिपेंडेंट है, जो एंड फाइनल आउटकम है उस पे। तो बॉटम लाइन नंबर्स पे वो लोग डिपेंडेंट रहते हैं। बॉटम लाइन नंबर्स जो फाइनल नंबर्स है, वो कितना लिया कितना बेचा वो सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आखिरी में कितना बचा है, आखिरी में बॉटम लाइन नंबर्स क्या है उससे उनको फर्क पड़ता है। तो इसीलिए बॉटम लाइन, ठीक है। सो द फाइनल नंबर्स जो भी है, जो भी हम एंड ऑफ द ईयर करते हैं अकाउंटिंग पीरियड में, उससे उनको मतलब है, राइट। सो दैट मीन्स बॉटम लाइन। आई होप यू गेटिंग इट, है ना, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट देखो, बैग एंड बैगेज। ओके, तो बैग तो हमको पता है हमारा बैग, राइट, एंड बैगेज मतलब बहुत सारे बैग, ठीक है, लगेज जो बोलते हैं हम वैसे। अब देखो, विद ऑल ऑफ वंस बिलोंगिंग्स, बैगेज सब मेरी बिलोंगिंग्स जो रहती है वो सब चीजें, उसको बैगेज बोलेंगे, ठीक है। बहुत बार बोलते हैं यू शुड लीव योर बैगेजेस बिहाइंड, यू शुड लीव योर बैगेज बिहाइंड। अब उसका मतलब क्या होता है, दैट वॉट एवर यू आर गोइंग थ्रू, योर हैप्पीनेस, सैडनेस, जो तुमको अफेक्ट करता है चीजें, वो सब चीजें तुम पीछे छोड़ दो, तुम्हारा बैगेज है वो, ठीक है। तो बैग तो हम लिटरल सेंस में ले सकते हैं, एंड बैगेजेस all the things related to you, belonging to you, okay, तो that means bag and baggages। अब देखो सेंटेंस में उसको कैसे यूज करते हैं। अमन showed up at our door, bag and baggage, one fine day। तो एक पर्सन हमारे दरवाजे पे खड़े हो गया, मे बी रिलेटिव, ऐसे ही तो कोई नहीं आ जाता अपने घर पे, है ना, रहने के लिए, तो कोई तो भी है, सपोज योर फ्रेंड, योर रिलेटिव, once showed up at your door with all of his bag and baggage, मतलब वो पूरा सब कुछ जितना बिलोंगिंग है उसका ले वे के सब कुछ घर पे तुम्हारे रहने आ गया। हो सकता है कुछ हुआ हो उसके साथ, है ना, तो दैट इज अ स्टोरी। लेकिन हम बैग एंड बैगेज कैसे यूज कर सकते हैं, इफ कोई भी तुम्हारे पास आ जाए या कहीं पे चला जाए विद ऑल ऑफ हिज बैग एंड बैगेज, मतलब सब उठा के सब समेट के चला गया, ठीक है, तो दैट इज बैग एंड बैगेज। क्लियर है। नेक्स्ट है बैक टू बेसिक्स। तो वी हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स टू लर्न इंग्लिश, है ना। तो कभी भी हम सीखते हैं उसके पहले हम क्या बोलते हैं कि हमको बेसिक्स करना जरूरी है, वी शुड गो बैक टू द बेसिक्स। क्या है, टू रिटर्न टू बेसिक और फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग,
तो जो फंडामेंटल, जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है, जहाँ से स्टार्ट हुआ है ये चीज़, वहाँ पे जाओ, बैक टू इट, वहाँ पे वापस जाना पड़ेगा एंड वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको कुछ भी सीखना, ठीक है। कुछ भी हो, नॉट नेसेसरी सिर्फ तुम पढ़ाई के मामले में बैक टू बेसिक्स यूज कर सकते हो, ठीक है। आप कहीं पे भी कर सकते हो व्हेन यू वांट टू पोर्ट्रे, तुमको बताना हो कि तुमको ये चीज वापस फ्रॉम द स्टार्ट देख के फिर कंटिन्यू करना है, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं। इट्स टाइम फॉर अस टू गो बैक टू द बेसिक्स and refresh ourselves what we learned in English grammar in our school. So it's time for us, obviously, if we are good in our basics, हमारा basic strong है, so there's nothing stopping you from getting what you want, ठीक है। So that is what back to basics mean. You have to go back to the fundamental things that you have learned in the past, कभी भी school, college, whatever, जो भी चीज़ तुम कर रहे हो उसमें, and then you have to start, ओके तो अगर वो स्ट्रांग है तो बाकी सब बहुत इजी होगा। तो हमारा भी फंडा वही है, सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। नेक्स्ट है बिगर फिश टू फ्राई। सो इफ आई से आई हैव अ बिगर फिश टू फ्राई, तो मेरे पास है फिश फ्राई करने के लिए, तो मैं छोटी फिश फ्राई नहीं करूंगी, आई हैव अ बिगर फिश, ऐसा है। तो लिटरल मीनिंग नहीं लेना है। सी व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स हैव मोर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू। तो कभी भी अगर तुम्हारे पास कोई काम लेके आया है एंड यू आर ऑलरेडी डूइंग समथिंग विच इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, ठीक है, कोई आया, अरे मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, बट तुम्हारा जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो अफेक्ट हो रहा है, तो तुम उनको क्या बोल सकते हो? प्लीज आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, आप यहाँ से जाओ, है ना। तो बिगर फिश टू फ्राई, आई हैव इम्पोर्टेंट थिंग्स टू डू, सो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी, करेक्ट। सो वो सेंस में हम ले सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, सॉरी आई कैन नॉट मेक इट टू योर पार्टी, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। सो मैं पार्टी में नहीं आ सकता हूँ बिकॉज आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, मतलब आई हैव इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू डू, आई हैव मच मोर इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू देन अटेंडिंग योर पार्टी। सो इसीलिए बहुत पोलाइटली उसने क्या मना कर दिया पार्टी में आने के लिए। क्लियर? नेक्स्ट है बर्ड्स ऑफ अ फेदर। तो ये एक पूरा प्रोवर्ब है, आप लोगों ने सुना होगा, बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, राइट। सो बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मतलब एक जैसे लोग साथ में रहते हैं। अब बहुत बार धीरे धीरे एक और प्रोवर्ब है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। तो ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसी उसकी कंपनी है उस तरीके से वैसे लोग उसके साथ रहेंगे, ठीक है। ही विल बी नोन बाय अदर पीपल इन दैट वे। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो पूरा टाइम मारपीट करते रहते हैं, गुंडागर्दी करते रहते हैं, तो तुमको भी, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन लोग क्या समझेंगे कि ये भी ऐसे ही है। तुम बहुत स्टूडियस लोगों के साथ रहो तो लोग क्या समझेंगे, हाँ ये भी पढ़ता लिखता है, बहुत स्टूडियस लगता है ये भी, है ना। तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो पूरा टाइम सपोज दे आर वेरी क्रिएटिव, दे डू दिस एंड दैट, सोसाइटी के लिए कुछ करते हैं, तो लोगों को वो लगेगा कि यू आर वन ऑफ देम, तो यू आर नोन बाय द कंपनी दैट यू कीप। तो वाइस वर्सा वो फ्रेज जस्टिफाई क्या करता है? बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, या बर्ड्स ऑफ अ फेदर। इन शॉर्ट हम ईडियम के जैसे भी ले सकते हैं। तो उसका मतलब है पीपल विद सिमिलर टेस्ट और लाइक माइंडेड पीपल। तो अगर तुम्हारा सिमिलर इंटरेस्ट है कोई चीज में, लाइक अदर्स, मे बी योर फ्रेंड या योर एक्वेंटेंस, तो तुम उनके साथ ज्यादा रहना पसंद करोगे। इफ आई लाइक आर्ट, आई विल लाइक टू बी विद पीपल हु लाइक आर्ट, है ना। जिसको पसंद ही नहीं है मैं उसके साथ क्यों बात करूं? इन शॉर्ट मैं उसके साथ क्यों ज्यादा रहूं, राइट। सो इफ यू लाइक समथिंग, इफ यू हैव सर्टेन प्रिंसिपल्स, you will like those people who have that kind of principle in their life, है ना। तो birds of a feather, you and your friend go along well, after all you are birds of a feather। मतलब तुम दोनों एक जैसे हो, इसीलिए तुम लोगों का जमता है, बनता है ना। हम ऐसे बोलते हैं कि आप दोनों में बनती है, क्यों? बिकॉज यू आर लाइक माइंडेड, यू एंड योर फ्रेंड। तुम बहुत ऑपोजिट पीपल हो तो झगड़े होते हैं, तो तुम साथ में, यू कैन नॉट गेट अलॉन्ग वेल विद दैट पर्सन, करेक्ट। सो आई होप आप लोगों को आज जितने भी इडियम्स हमने किए हैं वो क्लियर है। हाउ टू यूज इट इन अ सेंटेंस, दैट इज ऑल्सो क्लियर। ऐसे ही हम और इडियम्स लेंगे। थैंक यू।